अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के लिए कल का दिन बड़ा अहम है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात ना करने का इंदिया और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त कि कम से कम हमारे जो जवाबात हैं वो सुन लिए जाएँ। अब देखना होगा कि कल के दिन दोनों तरफ से फ़रीक़ैन क्या गुफ्तगू करते हैं और माहौल बेहतरी की तरफ जाता है या फिर मज़ीद अबतरी की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल का सामना करना पड़ा, वहीं अहम तरीन डेवलपमेंट ये रही कि जुनैद अकबर साहब जो कि खुद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पीसी का चेयरमैन नॉमिनेट किया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने उनका नाम लिया और बाद में खान साहब ने उसको इंडोर्स भी किया और उसके बाद फाइनली वो पीसी के चेयरमैन भी बन गए। ये वही जुनैद अकबर साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कुछ अर्से पहले जुनैद अकबर साहब, शकील और इस किस्म के कुछ दीगर लोग थे जो कि गंडापुर साहब के मुखालिफ ग्रुप में समझे जाते थे और इनकी तरफ से तनकीद की जाती थी तर्ज़ सियासत पर भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ाकार, गवर्नेंस का तरीक़ाकार गंडापुर साहब का रहा था और रेजिस्टेंस का सामना इनको गंडापुर साहब की तरफ से करना पड़ता था। लेकिन गंडापुर साहब ने इनकी नॉमिनेशन के बाद ना सिर्फ ये कि इनको मुबारकबाद दी है, तहनीती पैगाम भेजा है, बल्कि ये भी कहा है कि ये एक अच्छा फैसला साबित होगा क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों का बर्डन मौजूद है। अब देखना होगा कि आया एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इन मसाइल का सामना कर रही है और दूसरी तरफ कोशिश कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो शिकायत पैदा हो रही हैं कारकुनान की तरफ से भी उनको भी ओवरकम किया जा सके। एक बड़ा मुश्किल टास्क ज़रूर होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी मसाइल के ऊपर भी कोप अप करने की PTI कोशिश करेगी। लेकिन उसके साथ जहां बात हो रही है कि हुकूमत से क्या तरजीहात की बुनियाद के ऊपर बातचीत की जाएगी, उसके लिए कल का दिन भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं, और अब्बास बपी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो कल के मुज़ाकरात हैं, एक तरफ तो PTI बड़ा क्लियर कह चुकी है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत ने दरख्वास्त की है कि एक दफ़ा बात ज़रूर कर ली जाए, जवाब ज़रूर सुन लिया जाए। तो अब फाइनली क्या PTI तय कर चुकी है कि कम से कम बैठ के उनकी बात सुन लेंगे, या जब तक कमीशन की अनाउंसमेंट नहीं होती है वो बैठना भी मुश्किल होगा? बीबी, अगर आप पिछले कोई 1.5 महीने से इस तमाम पूरे प्रोसेस को देखें तो किसी जगह पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोशन नजर नहीं आ रहा। जो कुछ इकदाम नजर आए गवर्नमेंट, वो सिवाय लफाजी के अलावा, बल्कि लफाजी से हट के बाजू का तो इट वाज मोर ऑफ अ डिस्ग्रेसिंग। अगर आपको एक हफ्ते पहले ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट याद हो कि तरलों पे उतर आए, या तलाल चारी साहब की स्टेटमेंट है कि जी लंबे पड़ गए, दैट वाज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग। आई मीन, आप देखिए नेगोशिएशन जब आप करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, दो पार्टीज बैठती हैं, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, उसमें एक दूसरे को स्पेस दी जाती है। जो कुछ हमारे साथ 26 नवंबर के बाद हुआ है, इट वाज नॉट इजी फॉर अस। उन शहदा के बाद इनके साथ बैठ के बात करना ये कोई आसान काम नहीं था। स्टिल खान साहब ने फैसला किया कि हम इनसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट देखें, जो कि मुज़ाकराती कमेटी के स्पोक्स पर्सन है दूसरी साइड से, उन्होंने भी कहा कि अगर आपने दूसरे दरीचों की तरफ रहे तो हमसे बात ना करें। और सो मच हो कि आखिरी दिनों में आपको अली मीन गंडापुर के हवाले से एक स्टेटमेंट सुनाई दी होगी कि जी अली मीन ने शायद एक मुज़ाकरात में कमेटी में कहा था कि जी हमारे से शायद कुछ गलतियां हुई। ये वो गुफ्तगू है जब दो लोग टेबल पे बैठते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी ये स्पेस है, मैं समझता हूँ मेरी ये स्पेस है। उस गुफ्तगू को कोट करके ये कहना कि जी हम रिपोर्ट में उसका नाम लिखेंगे, दैट वाज वेरी मच क्लियर कि गवर्नमेंट किसी तौर पे सीरियस नहीं है। जुडिशियल कमीशन के हवाले से सबके सामने वो कहते रहे कि जी कन्फेशंस में 9 की आ चुकी हैं, 26 नवंबर के जो शहदा हैं उनकी हमें कोई लाशें नहीं दिखाई गई। इस तरह के जो मजाक थे, दैट रियली पुट अस बैक। और फिर खान साहब ने फैसला किया, इतना सीरियस मोमेंट नहीं है। आप कल सुबह खुद देख लीजिएगा, कल हम मुज़ाकरात में जाएं या ना आए, जो रिटन नोट इन्होंने टाइप किया है, मतलब पता नहीं कोई 50 सफ़ों का होगा, आई एम श्योर, जिसको कौम शायद कभी पढ़ भी ना सके। अल्टीमेटली उससे निकलेगा कि जी ये मुज़ाकरात के काबिल ही नहीं है। तो जिस तरह हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट थी, कल की रिपोर्ट भी कुछ उसी से मिलती जुलती होगी। सो आई मीन इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स आई फील। अच्छा, लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल ये चलिए एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि हुकूमत एक कमीशन पे मान जाती है, जो खबरें आई थी कि शायद 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बनाने पर राजी हो जाए, 9 मई के ऊपर शायद अभी थोड़ा सा बातचीत की गुंजाइश हो। अगर तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने एक दफ़ा कहा था कि चलिए अगर एक मुतालबा भी मान लें तो कम से कम बातचीत जारी रख सकते हैं, तो ऐसी कोई सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी कि चलिए कम से कम इंगेजमेंट तो कंटिन्यू रखें? मैं इस पे प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें ना, पिछले कोई 1.5 महीने में कोई ऐसी चीज आपको फील हुई है जिसपे गवर्नमेंट ने कोई हमें स्पेस दी हो? अलकादर ट्रस्ट का फैसला सुनाना 14 साल और 7 साल का, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पे था। उसके बाद बुशरा आपा को गिरफ्तार करके जेल में डाला, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे था। 26 नवंबर की शहदा का मजाक उड़ाना किसी लायक नहीं, दैट वाज वो, इससे एतमाद में कोई इजाफा होगा? अभी उसके बाद आज के आउट ऑफ नोवेयर
बुश अभी भी वो इद्दत जैसा केस जो कि बोना तरीन केस है पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां पे हम घरेलू वजादारी की मिसालें दिया करते हैं, उस केस पे बजाय शर्मिंदगी फील करना, उसके ऊपर जाके दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में लेके जाना, ये सारा चीजें ये शो करती है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस कोई भी नहीं था। सो मुज़ाकरात एक अपनी जगह पे, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज हमें इंडिकेशन नजर ही नहीं आ रही कि वो बात के लिए कुछ सीरियस भी है। सो यकीन करें, मतलब ये हमारा जो फैसला है ये उनकी नब्ज के ऊपर हमने हाथ रखा हुआ था और हमें अंदाजा था कि अल्टीमेट से निकलना क्या है। सो अगर कोई ऐसी चीज एक यदि आ भी जाती है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतना ज्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब ने फैसला करना है। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है और उसके बाद खान साहब का फैसला जाता है तो विल सी हाउ इट वर्क्स, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड करना। सही। अच्छा सर, ये गंडापुर साहब के हवाले से जो फैसला हुआ ये अचानक ही हुआ? पहले तो हम नून लीग से ये भी पूछते रहे कि आखिर उनकी तरफ से कैसे नॉमिनेशन आ गई पीटीआई के लिए, और फिर खान साहब ने भी उसको इंडोर्स किया, तो ये क्या गंडापुर साहब के हक में आपके ख्याल में बेहतर हुआ? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस तो थी दोनों ग्रुपों के दरमियान, एक गंडापुर साहब थे, दूसरी तरफ ये कुछ लोग थे जो कि अपने रुफका के साथ थे, तो इनकी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी केपीके में। अच्छा, वैसे ना ये थोड़ा सा गलत नैरेटिव बिल्ड हो गया जी। जुनैद अख्तर का नाम कभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से या तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से नहीं आया। ये आज से तकरीबन कोई मेरे ख्याल 20 दिन पुरानी बात है कि खान साहब को बताया गया कि पीएसी एक आईनी कमेटी है। स्पीकर साहब ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शदीद प्रेशर आ चुका है क्योंकि उसकी रिक्विजिशन होने वाली है, और अगर वो रिक्विजिशन हो गई तो मैं उसको रोक नहीं सकूंगा। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शेख वकास साहब के वाले से बहुत शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया था कि जी हम उनको नहीं बनने देंगे, और अल्टीमेटली एंड पे ये हो गया, उन्होंने कहा जी अगर आपने इनका नाम तब्दील करके कोई और नाम ना दिया तो हम अपना एक मर्जी का माद, जो कि मोस्ट लाइकली था कि शायद पाकिस्तान अपना जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हो, उसको बना देंगे। तब खान साहब ने फैसला किया से 20 दिन पहले कि जुनैद अकबर का नाम दे दिया जाए। जुनैद अकबर साहब खुद रिलक्टेंट थे इस हवाले से कि जी पीएससी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और ये बहुत तकलीफ वाला काम है, लेकिन जब आखिरी उनसे 3 दिन पहले मुलाकात हुई तो ने कहा नहीं तुम ही नॉमिनेट होगे। वो नाम जब यहाँ पे आया कमेटी में, जुमे वाले दिन वो नाम गया, 5 का पूरा पैनल दिया गया, जुनैद अकबर का नाम टॉप पे था, चीफ विप ने वो नाम आगे फॉरवर्ड किया, जिस पे फिर अल्टीमेटली क्योंकि ये चीज ऑपोजिशन के बाद, अगर आपको पता हो चार्ट ऑफ डिमांड में ये लिखा गया ऑपोजिशन के बाद, तो नॉमिनी जो होता है उसको फिर कोई कोई एंडोर्स करता है, जिसको मुस्लिम लीग नून में तारिक फजल चौधरी साहब ने एंडोर्स किया एज पार्ट ऑफ द पॉलिसी, जो कि नॉर्मली पार्लियामान का हिस्सा होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट का है वो उसको एंडोर्स करती है। तो तारिक फजल ने उनको एंडोर्स किया, आमिर डवागर साहब ने रिमोट किया और वो फिर उसके बाद नॉमिनेट हो गए। सो दिस हैज नथिंग टू डू विद इट। जहां तक केपीके की सदारत का आपने पूछा जी, आपको अंदाजा पिछले 8 महीने में केपीके के हालात जो है ना, वो इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाले चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो अली मीन वाज वेरी मच एम्ब्रॉयल्ड इन दिस सिचुएशन कि उनको वहां पे दहशतगर्दी के मामला भी देखने पड़ रहे थे, कुरम के मामला अपनी जगह पे थे, फाटा के साथ डिस्ट्रिक्ट्स में जो दहशतगर्दी है वो अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम था, साउथ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे केपीके के कोहन्नू टू डेरा इस्माइल खान, वहां पे एक अलग अमन अमान की इशू बना हुआ था। सो ही वाज सो मच एम्ब्रॉयल्ड विद इट। फिर खान साहब को उन्होंने ही कन्विंस किया कि जी आई थिंक वी शुड हैव अनदर वन, और उसके लिए जुनैद अकबर ही वाज अ वर्कर, वो एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, तो खान साहब ने कहा कि ही शुड रन द शो, उनको नॉमिनेट कर दिया। इसमें भी कोई इतनी खास कंट्रोवर्सी मुझे कम से कम नजर नहीं आती। अच्छा सर, एक और मसला जो दरपेश था वो ये था कि चलिए गंडापुर साहब के हवाले से ये बात तो रही थी, लेकिन ये भी कहा जाता रहा था ना कि ये एक तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी और खान साहब के दरमियान भी। लेकिन फिर जब 26 नवंबर का एहतजाज हुआ था तो उसमें फिर बुशरा बीबी साहिबा और ये निकले थे इकट्ठे, तो खबरें थी, मैं इस पर आपकी सिर्फ राय चाहती हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं था कि खान साहब की अहलिया भी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ अर्सा खैबर पख्तूनख्वा में गुजारा था जब वो ज़मानत पर रिहा हुई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि इस बुनियाद के ऊपर भी उनको सूबाई सदारत से हटाया गया हो? अच्छा, इस वक्त ये दोनों सिचुएशन को अली मीन साहब की परफॉर्मेंस से जोड़ के एक सोशल मीडिया पर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इसीलिए मैं इसीलिए आपकी राय इस पे चाह रही हूँ जी जी। सो मैं ये अगर ऐसा होता तो फिर अल्टीमेटली उनके पास जो सबसे बड़ी पोजीशन है वो चीफ मिनिस्टर केपीके की है, तो अगर वैसा हटाया जाना था तो उस पे बात की जा सकती कि जो तंजीमी सियासत है वो तो अल्टीमेटली वैसे ही उनको दी गई थी क्योंकि वो सीएम है तो ये साथ रन कर ले। सो इसका उससे ताल्लुक जोड़ा जाना टोटली मिसकंसेप्शन है। सो अगर इतनी वो नाराज थे या खान साहब उनसे राजी नहीं तो वो सीएम जो है ना उसके बात की जा सकती थी। इट वाज प्योरली अबाउट द तंजीम और उसके मामला, क्योंकि केपी में तंजीम के हवाले से थोड़ी रिजर्वेशन पार्टी में जरूर थी कि क्योंकि सीएम साहब मसरूफ है तो शायद टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन आपका जहां तक सवाल है कि उनका रोल एज एन एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी गवर्नमेंट इदारों में चलती रहती है, वो एक आईनी पोजीशन रखते हैं, उनके मामला होंगे और वो चलते रहेंगे, लेकिन उसका किसी तौर पे इससे लेना जो है ना वो जानबूझ के एक ऐसी तफरीक डालने की कोशिश की जा रही है जैसे हमारे फाइल एंड रैंक्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है।
जो कि आई एम नॉट बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर एक इम्पॉर्टेंट केस जो 190 बिलियन पाउंड का था, इसके खिलाफ खान साहब ने और उनकी एहलिया ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया उस फैसले के खिलाफ। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सर ये भी डिबेट हो रही है कि इसमें खान साहब को और उनकी एहलिया को कन्विक्ट तो किया गया है, लेकिन जो तीसरे किरदार थे जो कि प्रॉपर्टी टाइकून थे, उनका नाम उस तरीके से नहीं आया सज़ा में, कम से कम या फैसले में। अब उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर खुलकर बात भी की और कहा कि हम उनको दुबई से वापस लेके आएंगे पाकिस्तान और तमाम इस क्राइटेरिया से सज़ा के जो है वो गुजारेंगे। आपके ख्याल में इस पे पीटीआई की तरफ से खुलकर बात नहीं की गई कि आखिर उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा देखिए, आई एम नॉट द जज, नाइदर मैं प्रोसिक्यूशन का पार्ट हूँ, लेकिन एक लेमैन के तौर पे मैं अगर आपको ये पूछूं कि इस पूरे केस में केस गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया, तो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है कि कौन कौन मुलजिम है। जैसे हमें प्रोसिक्यूट किया कि जी इमरान खान साहब मुलजिम है, बुशरा बीबी मुलजिम है, तो अगर वो समझते थे कि तो इस पे गवर्नमेंट उनको डाल सकती थी। सो गवर्नमेंट की क्या इसके जहन में होगी तो वो तो गवर्नमेंट बता सकती है। बट हैविंग सेड दैट, पिछले एक हफ्ते से नैब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई भोंगी, इट शोज द फ्रस्ट्रेशन कि एक नैब का एक आम सा अफसर बैठ के कहता है कि बैरिया टाउन कोर्ट जो है ना वो एक फ्रॉड केस है, बैरिया टाउन दुबई में जिससे इन्वेस्ट किया उस पर मनी लॉन्ड्रिंग केस हो जाएगा, हम इसको घसीट के लाएंगे। दैट शोज फ्रस्ट्रेशन द गवर्नमेंट पार्ट कि विटनेस उस एविडेंस के बगैर शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस स्टैंड ना करे। तो ये बेसिकली प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक के तौर पे है कि सो अल्टीमेटली ओनस तो गवर्नमेंट पे ना, हमने कभी कहा वो मुलजिम है ना हमारा इसको मामला है। अगर गवर्नमेंट समझती है तो इंडाइट करे, बट दे हैव टू पे अ कॉस्ट फॉर इट। आई एम श्योर जरदारी साहब इस पे बहुत ज्यादा परेशान होंगे इस पूरी थ्रेट पे जो ख्वाजा आसिफ ने दी है। हमें से क्या कंसर्न होगा? सही, बिल्कुल सही। अच्छा, लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी सर, ये जो पीका एक्ट अभी अप्रूव किया गया है, पहले तो ये कि वैसे नून लीग के दौर में ये 2016 में भी बना था, अब इसमें अमेंडमेंट भी इन्हीं के दौर में हो रही है, तो ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा मतलब साबित होगा डिज़ास्टर या कोई बेहतरी इसमें गुंजाइश है? क्योंकि फेक न्यूज़ का एक मसला तो मौजूद है, ख़ुद पीटीआई भी इस हवाले से कई दफ़ा मसाइल का शिकार होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह कानून साजी उजलत में हुई है, ये दुरुस्त तरीक़ाकार था या इसको कुछ बेहतर किया जा सकता था? देखिए, कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए डेफेमेशन के लॉज मौजूद हैं, एफआईए में साइबर क्राइम्स के लॉज मौजूद हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको भगाया, आई मीन यकीन करें, इसकी तो कोई मिसाल, मैं हैरान हूँ। उस दिन हमारे कुछ सहाफी भाइयों से मुलाकात हुई पार्लियामान में, जो उनकी रिजर्वेशन थी वो तो मेरे जहन में नहीं थी। मतलब एक रिजर्वेशन ये है कि अगर किसी सहाफी ने कोई खबर रिपोर्ट कर दी जो कि अगर कहीं पे गलत साबित होगी तो इदारा तो अल्टीमेटली उस बंदे को वैसे निकाल देगा। जिस गरीब की तनख्वाह 50-60 हजार है, उसने 10 लाख रुपए का जुर्माना कहां से अदा करना है, तो इदारा उसको निकाल के फारिग कर देगा और माफी मांग लेगा। सो इदारे का कुछ नहीं जाना, लेकिन वो गरीब सहाफी जो रिपोर्टिंग कर ले उनका क्या होगा? अल्टीमेटली उसके पास जाएगा क्या? मजे की बात है, उसमें से हाई कोर्ट जैसे ट्रिब्यूनल खत्म कर दिया। अगर आपके खिलाफ ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो आप सीधा सुप्रीम जाएंगे। अब कौन सा रहीब सहाफी इस तनख्वाह में सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करेगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक के अकाउंट खोलने के लिए जैसे आप पीटीए में पैसे भरते हैं अपना मोबाइल को अकाउंट खुलवाने के लिए, अगर आपका बाहर से मोबाइल आ जाए, अब आपको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना पड़ेगा। हजूर मैंने यूट्यूब का चैनल खोलना है, अगर मैं जनाब के लिए सेहरा पढ़ दूं तो खोल दें, अगर मैं कोई किसी के खिलाफ बात करूं, किसी इदारे के खिलाफ बात करूं, दे विल नॉट लेट यू डू। सो ऐसी स्टूपिड चीजें डाली गई और जिस तरीके से बुलडोज करा के उसको अप्रूव कराया गया, ये उजलत शो करती है। इसका अवाम की फलाह से नहीं, इनकी साख से है पड़ा। सोशल मीडिया वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि गवर्नमेंट ना रियासत संभाल पाई रहा है। सो इस तरीके से शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग या प्रॉब्ली 5 करोड़ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं। एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या 4 करोड़ लोगों को संभाल सकती है? नो, इट इज जस्ट अनदर एक लेमैन एक्सक्यूज है कि जिस तरीके से शायद हम अल्टीमेटली होना है कि वो लोग जिनका सहाफत से ताल्लुक है वो उसमें पकड़े जाएंगे, या फिर हम जैसे गरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ी जाएगी। जब कभी हम पोस्ट लगाएंगे हुकूमत के खिलाफ तो 3 साल सजा और 10 लाख जुर्माना हमें होगा या सहाफियों को। ये 2 लोग हैं जो इनके निशाने पे। पीका ऑर्डिनेंस का अवाम से किसी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और नवाज बपी साहब सर आपके। ये सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, और पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ है उसका वो यादा भी कर रहे थे और उस हवाले से बड़ा क्लैरिफाई भी कर रहे थे जो पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल के मुज़ाकरात के बारे में भी है और दीगर इशूज़ के हवाले से। एक मुख्तसर वक्फा और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की कल के दिन की मुनासबत से क्या राय है, उनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से कोई पुरुमीद नज़र नहीं आती है,
वहीं खैबर पख्तूनख्वा में जो अखाड़ पिछाड़ का अमल हो रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको पहुंचा है। बज़ाहिर उनकी तरफ से इन तमाम फैसलों को खुशाइन तो करार दिया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी खाना जानने वाले लोग बखूबी इस बात को समझते हैं कि गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस से खान साहब कोई ख़ास मुतमईन नज़र नहीं आते थे। और ख़ास तौर पर खान साहब की अहलिया का जब खैबर पख्तूनख्वा में डेरा रहा उस वक्त भी वो उनकी परफॉर्मेंस से कुछ ख़ास मुतमईन नज़र नहीं आती थी, और ये एक बड़ी वजह साबित हुई जिसकी वजह से ख़ास तौर पर 26 नवंबर के एहतजाज के बाद खान साहब को मायूसी हुई गंडापुर साहब के उन तमाम जो देखा जाए कारकर्दगी से भी, क्योंकि बज़ाहिर इससे पहले वो खान साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, लेकिन आज इन ओहदों से हटाए जाने के बाद उन्होंने खान साहब से तवील मुलाकात भी की है। अब देखना होगा कि आया गंडापुर साहब सीएम शिप तक भी महदूद रहते हैं या यहाँ से भी फारिग कर दिए जाते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में शामिल खैबर पख्तूनख्वा से भी ताल्लुक़ है अमीर मुकाम साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अमीर मुकाम साहब से बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर हम देख रहे हैं अदम इस्तेहकाम की कैफियत है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं बज़ाहिर तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल रहे हैं और आप ख़ुद भी उस सूबे से बखूबी वाकिफ़ हैं। आपको क्या लगता है कि जो सूबाई सतह पर उनकी तब्दीली है, क्या उसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि विफाक भी कोई ख़ास मुतमईन नज़र नहीं आ रहा था उनकी परफॉर्मेंस से? जी सर। नहीं, मतलब है कि ये कोई नई बात तो नहीं है और इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि इमरान खान की पास माजी इस तरह है, वो किसी को अपनी जगह छोड़ता नहीं है, किसी को स्टेबल होते हुए देखता नहीं है। उसकी क्राइटेरिया परफॉर्मेंस नहीं है, मगर वो कंटिन्यूटी चाहता ही नहीं। अगर आप वो जस्टिस वजीउद्दीन से स्टार्ट कर ले, वो इस बाबर से फला से माजी में, तो सब कुछ आपको सामने आएगी कि एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, उसको हटाया, उसको फारिग किया, फिर यहाँ आप आए उमर अयूब को दे दे, एक दिन जनरल सीटी, दूसरे दिन फारिग। इसी तरह दूसरे वही जो बैरिस्टर गौहर के बारे जो भी खबरें जो सब कुछ जीनत भाई हुई कि उसने इस तरह का, उसने उस तरह का, या सब कैसर को देखे उसके भाई को स्पीकर वो जाकर और जेल से निकल कर उसने अनाउंस कर दिया कि इमरान खान ने मेरे भाई को नामजद कर दिया। अगले रोज किसी ने बात की, उसको हटाया। अभी ये जुनैद अकबर को अगर बनाया मेरे तो बरखुरदार जैसा है, वो अपनी जगह या दूसरा शकील हो, तो उसको आपने माजी में भी देखा जब इमरान वही उसने उनको फारिग किया, इमरान खान ने इसकी मंजूरी भी दी, अप्रूवल भी दी कि उनसे ओहदे भी ले ले, सब कुछ ले ले। तो इस तरह गंडापुर का कोई नई बात नहीं, तो इमरान खान की एक माजी इस तरह आ रही, एक हिस्ट्री इस तरह आ रही कि वो किसी को इसी तरह छोड़ता ही नहीं है, वो कोई कंटिन्यूटी चाहता नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन के वो मरकज के कहने पर न हटाता है न लगाता है, उसका अपना एक सोच फिक्र है, अपना एक सोच फिक्र है। तो उस सोच फिक्र के बारे में एक दिन वो कहते सब कुछ ठीक है, अपनी बीवी को भी उसके पास भेज दिया और कई महीने वही डेरे भी डाल दिए, उनके साथ भी रहा, इस्लामाबाद कब्जा करने के लिए भी उसके साथ ही एक दिन वही रहा, दूसरे दिन ये सामने। तो ये कोई नई बात नहीं, उस आदमी में खुद इस तरह स्टेबिलिटी नहीं है जो इसके लीडर है, उसकी वही इस तरह ज़हन नहीं है और वही स्टेबिलिटी ही नहीं है। अगर आप एक ये छोड़ो गंडापुर बुरा है अच्छा है या दूसरा, मगर अगर आप अपने हर एक बंदे की इस तरह इंसल्ट करते तो आपकी एक चीज क्यों बनेगी? उसके ज़हन में ये चीज डरी हुई है कि बस ये इमरान का नाम है, ये सब कुछ वोट बैंक मेरा है, सब कुछ मेरा है, नीचे जो इंडिविजुअल जितने भी है इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। हालांकि कह रहे कि अपनी एक इज्जत होती है, एक रेस्पेक्ट होती है, इस तरह बात नहीं, ये तो ये लोग मिल के उससे एक चीज बनती है। तो ये मेरे ख्याल में कोई नई चीज नहीं है, उनसे ये तो होती और आइंदा भी रहेगा कि उसमें कोई भी किसी भी किस्म का फैसला कर सकते हैं। अच्छा सर अमीर मुकाम साहब ये भी और फरमा दीजिएगा कि जैसे आपने कहा जुनैद अकबर साहब बरखुरदार की तरह हैं, लेकिन बड़ा अहम ओहदा इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है, तो आपको लगता है कि ये फैसला उजलत में किया गया होगा या इस पे सोच विचार तो होगी? क्योंकि ये जो नाम था ये भी इनिशिएट नून लीग की तरफ से किया गया था, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने इस पे उनका नाम रिकमेंड किया था, तो इनके हवाले से क्या मतलब राय है आपकी? कि आखिर ये बात नहीं कि कोई जुनैद अकबर साहब से हम एक इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मुलाजिम इस तरह की हमारी कोई इस तरह खुफिया डील चल रही है, ये और अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, इस तरह बात नहीं है। मगर उनकी पार्टी में भी हर एक बंदे की बात लोग बहुत एक्टिविस्ट है, बाज लोगों का अपना एक अंदाज है,
مطلب ہے کہ یہ ایک اس میں کوئی شک نہیں، ایک شریف ٹائپ کا بندہ ہے، اس طرح کوئی اس کی ماضی اور اس طرح اس کی کارکردگی اس طرح نہیں ہے کہ خواہ تو مطلب ہے کہ ہر ایک کو وہ پی ٹی آئی والے کو بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تھا اور ہمیں بھی، اور سب نے اچھی بات ہے کہ کنسنسس سے یہ عہدہ پر ہو گیا. مگر یہ بات نہیں ہے کہ جو اکبر صاحب رہ گیا، یہ بھی میری پیش گوئی آپ لے سکتے ایڈوانس میں کہ اس کی بھی اس طرح حشر ہوگی چند دن بعد کہ نہ وہ پی سی کے چیئرمین رہے گا اور نہ مطلب ہے کہ اور کوئی چیز ہوگی نہ وہ صدر رہے گا. یہ اچھا، بات یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے. آپ عمران خان کی یہ بات کریں کہ یہ ہو گیا تو یہ رہے گا، یہ بھی نہیں رہے گا. اس کا عادت ہے، پہلے بھی ماضی میں بھی اس کو کس طرح انسلٹ کیے وہ مردان والے لوگ، دوسرے لوگ، یہ ان کے اپنا ایک گروپ تھا ان کا کیا حشر ہوا ہے، اور آئندہ بھی اس طرح ہوگا. مگر وہ ایک چیز چاہتا نہیں کہ ایک کو لاتا ہے کبھی دوسرے کو لاتا ہے، کبھی ایک کو بھی عزت کراتا ہے کبھی دوسرے کو کراتا ہے. ٹھیک. اچھا، آخر میں بس صرف آخری سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہونے ہیں کل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے آپ ہمارا جواب تو سن لیں، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کمیشن نہیں بنایا تو پھر مذاکرات ختم ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی رائے قائم کر سکی ہے، یا ابھی یہ صرف انگیجمنٹ کا عمل ہے جس میں کل بھی کچھ اسی قسم کی کوشش ہوگی، حتمی جواب نہیں مل سکے گا؟ یہ مطلب ہے کہ اس کو بات ٹو ویری فرینک، اگر وہ لوگ سیریس ہے تو اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا جواب 42 دن بعد جمع کر دیا اور اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اور وہی ہوں گے ایکسیپٹیبل ہوں گے. انہوں نے پیش کیا ہے. اپوزیشن یہ ہماری گورنمنٹ کی جتنی الائز ہے، یہ صرف مسلم لیگ کی بھی نہیں ہے، ہر پارٹی کی اس میں نمائندگی ہے، تو سارے بیٹھ کر اس کو دیکھیں گے، پھر اس کو اس کا جواب دیں گے. تو اس کو وہی سننا چاہیے، اس کا انتظار کر لینا چاہیے. مگر اس میں یہ ہے ہی نہیں اتنا برداشت، اور ایک دم وہ دن آئے نہیں 28 تاریخ اور آپ پہلے سے کہتے ہیں آپ نے خود 42 دن دیے اور دوسرے کے 7 دن ویٹ نہیں کر سکتے کہ چلو ہم جواب تو سن لیں. اگر جواب کوئی مناسب آیا پھر اس پر بیٹھے، پھر ریویو کرے، پھر بات کرے. تو اس طرح جلد بازی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونا. یہ ہے کہ آپ یہ گرم گرم حلوہ کھائے، اس کا وہی مثال ہے. اس کا یہ عادت ہے، اس سے منہ بھی جلتا ہے اور بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. انجینئر امیر مقام سے ہلکے پھلکے انداز میں جو پاکستان تحریک انصاف کا طرز سیاست ہے اس پہ اظہار خیال کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کے اور خیبر پختونخوا سے سینئر ترین لیڈرشپ میں شامل ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عدلیہ میں جس قسم کی بازگشت سنائی دیتی ہے وہ کسی بھی طور اچھے ماحول کی نشاندہی نہیں کرتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی داخل ہو رہی ہیں. اس کے بعد فریقین کو نوٹسز بھی اس حوالے سے جاری کر دیے گئے ہیں. بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد سے لے کے اب تک یہ سلسلہ نہیں رک سکا ہے جس میں مختلف جگہوں سے اعتراضات عائد کیے جاتے رہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ اس میں کئی سخم موجود ہیں، خاص طور پر عدلیہ سے جڑے ایشوز کے اوپر. یقیناً اس کے اوپر غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز اس میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں ماحول بنا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر موجود جو ججز ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو نشاندہی ہے وہ ان کے ریمارکس کی صورت میں اور ان کے فیل کی صورت میں نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے مختلف کیسز میں جس قسم کی جو ریمارکس آ رہے ہیں، خاص طور پر جو سینئر ترین ججز ہیں ان کی طرف سے کسی نہ کسی موڑ کے اوپر کچھ اس قسم کے ناخوشگوار سٹیٹمنٹ سامنے آتے ہیں، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ بدمزگی کی جو فضا ہے وہ سپریم کورٹ میں اس وقت موجود نظر آتی ہے. اسی پوری سچویشن کے اوپر بات کریں گے. سینئر ماہر قانون اور وکیل بھی ہیں آپ صاحب میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر موجود ہیں. زبیری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ خود بھی حامد خان صاحب کے ساتھ موجود تھے کورٹ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ترمیم کو ریویو کرنے کے حوالے سے کتنی امید کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اعتراضات تو آپ سمیت بہت سے وکلا کی طرف سے عائد کیے جاتے رہے کہ بیسک جو سٹرکچر ہے عدلیہ سے جڑے سسٹم کا وہ اس کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالکل ہمارا مدعا یہی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ایک بیسک آزادی عدلیہ کی جو ایک کانسیپٹ ہے، ایکسیس ٹو جسٹس، سیپریشن آف پاور. دیکھیے ہمارا آئین 3 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے: مقننہ پارلیمنٹ،
एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और अदलिया, ये 3 इक्वल को शेयरर्स हैं, जिसे कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर। देखिए ठीक है, अदलिया मुकर्रर के पास कानून बनाने का हक है, लेकिन जुडिशल पावर जो होती है वो अदालत के पास होती है कि वो इंटरप्रेट करे कानून के। आपने सुना तकरीरें हाल में दी गई हैं कि जी हम कोई फैसला भी आ जाएगा, हम नहीं माने, सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। नो, जुडिशल पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो कह सकती है कि जो तरमीम की गई या कानून साजी की गई वो आइन के मुतरादिफ है, या हमारा सेलियंट फीचर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हमारे जूरिस्प्रूडेंस में उसके खिलाफ है, और ये सही है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए सारा इशू जो आ जाता है वो यही है कि क्या ये तरमीम जो की गई है इससे जो आपका खदोखाल जो था दिया का और एक सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को आपने तबाह कर दिया। और उसके बाद आपने खुद देखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत जो हो जाती है हमेशा एग्जीक्यूटिव की और पार्लियामान की, और जो वकला या बार काउंसिल्स के लोग हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड हैं, उन लोगों की, और वो जजेस माइनॉरिटी में चले जाते हैं। जबकि हमारी 17 मेंबर के बेंच का फैसला था 21वीं तरमीम के केस में कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्राइमेसी हमेशा चीफ जस्टिस और जजेस को होनी चाहिए। ये बात खत्म कर दी गई, ये फुल कोर्ट का फैसला था। क्या वो एक तरमीम के साथ खत्म किया जा सकता है? ये भी हमने मुद्दा आज उठाया। तो ये सारी चीजें हैं कि क्या ये तरमीम आजादी अदलिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो तकसीम है पावर की हमारे आइन के तहत, क्योंकि देखिए हमारा आइन सुप्रीम है। हमेशा बात की जाती है कि पार्लियामान सुप्रीम है, नहीं, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, वो भी आइन के अंदर रह के कानून साजी कर सकती है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आप कभी, क्या कल पार्लियामान ये फैसला कर सकती है। अच्छा चलिए, ये तो सर एक मसला है। दूसरा ये बताइएगा कि आजकल जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं अदलिया की तरफ से, उससे लगता है कि मसाइल कुछ थोड़े नहीं बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर इस तरमीम के बाद। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ दिन पहले एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को शोकॉज दिया, फिर उस पर उनका जवाब भी आया। बज़ाहिर तो आज के फैसले से लगा कि वो उससे मुतमईन हो गए हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि जो दोनों कमेटियों के जजेस हैं वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो कोलीग्स हैं और एक ही सिस्टम में रहते हुए वो लोग काम करें, तो इसलिए वो शायद उस चीज़ पर नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है सर कि ये इसको बाकी सुप्रीम कोर्ट और बाकी जजेस इस फैसले को किस तरह लेंगे, क्योंकि काफ़ी तनकीदी फैसला था ये? देखिए, बड़े इसमें बेसिक उसूल बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरह के फैसले अब होने की जरूरत पेश आ रही है। आपस में खुल की जो इख्तिलाफात हैं वो खुल के सामने आ गए। ये देखिए, मुद्दा ये था कि क्या एक इंतजामी ऑर्डर से क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है? क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये इख्तियार कमेटीज के पास है कि वो एक केस, चलते हुए केस को, जिसमें चाहे वो गलत ही लग गया हो, फर्ज करें, क्या वो जब जुडिशियल ऑर्डर हो गया, कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, क्या इंतजामी तौर पर कर सकते हैं? क्या ये उस कोर्ट का ही इख्तियार नहीं था कि उसके सामने ये मुद्दा बयान किया जा सकता है कि उसका इख्तियार नहीं है ये केस सुनने का? देखिए, जिस कोर्ट में होता है वो हमेशा उसके पास इख्तियार होता है, वो सुने कि जी आपके पास ये जूरिसडिक्शन ही नहीं है, और आपकी जूरिसडिक्शन नहीं है तो आप केस सुन नहीं सकते। अब ये भी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की बात कह देना, ये भी समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि क्या ये जो कमिटीज हैं उनके मेंबरान ने इंतजामी तौर पर कोई हद तक इज्जत की है अदालत की? अब ये भी एक, लेकिन मामला फुल कोर्ट पे छोड़ दिया है कि वो देखें इसके अंदर कि क्या इस तरह से ये हटाया जा सकता था, और ये हटाना क्या एक जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से खत्म करना। सर ये फरमाइएगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया, अब इस पे खान साहब और उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू तो कर लिया, लेकिन आपके ख्याल में क्या पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि ये सज़ा ख़त्म हो सकती है या आया बरकरार रह सकती है? क्योंकि आपने अगर फैसला पढ़ा हो तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ गुंजाइश PTI के लिए मौजूद होगी कि वो इस फैसले के खिलाफ जा सके। 190 मिलियन पाउंड के बारे में जो फैसला है उसके अंदर वो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल गलत फैसला है। कानून के और जो शहादतें वहाँ पेश की गई और जो शहादत नहीं पेश की गई उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला होना ही नहीं चाहिए था। जबकि रियाज मलिक साहब के खिलाफ कोई वहाँ कोई फैसला नहीं आया बरतानिया के अंदर कि ये जो पैसा था ये किसी जुर्म के नतीजे में ये पैसा था और इसको वहाँ सीज कर रहे थे और हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे थे। ये उनका पैसा था, उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में लाके जमा करा दिया, अब वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। उसको अलकायदा से जोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस्तगासा इसमें कामयाब हुआ था, लेकिन वो मेरिट्स की बात है। अब अपील जो होगी वो अपील ये है उसके अंदर कि उन्होंने हाई कोर्ट में फाइल कर दी है, इमरान खान साहब ने, उनकी ज़ौजा ने अपील, बुशरा बीबी ने। अब देखना यह है कि वहाँ बेंच कौन सी कॉन्स्टिट्यूट होती है और कौन सी बेंच ये केस सुनती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पे अंदर बहुत अच्छा केस है डिफेंस का कि इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ था और जो इनको सज़ा हुई है इमरान खान साहब, उनकी ज़ौजा की, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड का केस हो
या फिर ये कि 26वीं आईनी तरमीम हो, दोनों हवालों से बड़ा असूली मौक़िफ़ रखती है। अब देखना ही होगा कि आला अदलिया उस मौक़िफ़ को किस अंदाज़ में लेती है। एक मुख्तसर वक्फ़ा, उसके बाद दीगर सियासी खबरों के हवाले से कुछ सियासी तज्ज़िया जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही 28 जनवरी की तारीख को एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार हो गई हैं। एक तरफ हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से हतमी तौर पर उनका जवाब है वो यकीनन अपोजिशन को सुन लेना चाहिए, और अपोजिशन भी दूसरी तरफ तैयार नज़र आती है कि अगर जुडिशल कमीशंस की तश्कील नहीं होती तो मुज़ाकरात को जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या बीच का कोई रास्ता निकल पाता है या फिर नहीं। लेकिन ऐसे पूरे माहौल में जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये भी हो रहा है कि हम अदलिया में भी देख रहे हैं कि किसी हद तक जो रेजिस्टेंस खामोशी से अंदर मौजूद था वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ केसेस की समाअत और जो एक्शंस हैं उसमें मद्देनज़र रखा जाए तो वो सामने भी आ रहा है। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने कुछ दिन पहले एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शो कॉज नोटिस दिया था, वो मामला अब अपने इख्तिताम को तो पहुंचा है, लेकिन इससे ये पैगाम भी मिल रहा है कि अदलिया में भी माहौल कोई खुशगवार नहीं है। तीसरी तरफ एक और अहम चीज़ कि हुकूमत जहां अपोजिशन से बातचीत कर रही है, वहीं अंदरूनी तौर पर भी ऐसी कानून साजियाँ की जा रही हैं जिसके ऊपर जो दीगर स्टेक होल्डर्स या पिलर्स हैं सिस्टम के वो भी मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। और वो पीका एक्ट जैसा एक एक्ट की सूरत में हमारे सामने वाज़ेह मिसाल मौजूद है जिसमें ना तो अपोजिशन और ना ही सहाफ़ी बरादरी मुतमईन नज़र आती हैं। आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है क्या हुकूमत के मसाइल में इजाफा कर रहा है या कमी, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब। ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों बातचीत के लिए बिलाखिर 28 जनवरी मान तो गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हुकूमत सिर्फ सामने बिठाकर PTI को ये बताना चाहती है कि हम दोनों शराइत के ऊपर अग्रीड नहीं हैं और कोई और ऑप्शन के ऊपर बात की जा सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नतीजा खेज बात होगी। कल की तारीख दी गई है, लेकिन PTI ने तो ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया है कि उनको उम्मीद नहीं है कि कमीशन बनाया जाएगा 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के में जो इस्लामाबाद में वाक़यात हुए थे उसके हवाले से। तो मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत इन चीज़ों पे कोई संजीदगी से भी इन पे गौर करेगी, और ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आता है कि कल की तारीख में हुकूमत इस बात के लिए रज़ामंद हो जाएगी कि इन दोनों ही मसाइल पे कोई कमीशन बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि पहले से शुरू से ऐसी मालूम होता था कि लोग दोनों पार्टियां जो हैं वो तैयार तो हो गई थी बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई संजीदगी हमें नज़र नहीं आती थी, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह है। देखिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है या सियासी जो एक बहरान के शिकार है, बहुत अरसे से एक इंस्टेबिलिटी मौजूद है, उसके जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको कोई भी फरीक उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। अब यही बात आती है कि जैसे 9 मई के वाक़यात है, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इस पे बात आ रही है कि जब तक और PTI को मुलव्वस किया गया है, और कहा जा रहा है कि वो, बल्कि कुछ वज़रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मशरक़ी पाकिस्तान के सानिया के बाद ये सबसे बड़ा एक बन के आ गया था वाक़या। लेकिन असल चीज़ ये आती है कि फिर भी लोग जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, कि वाकई वहाँ पे हुआ क्या था। क्योंकि ये कहना तो सही है कि जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसी तरह GHQ में दाखिल हो जाते हैं कुछ दर्जन भर अफराद जो है, तो ये तमाम चीज़ें जो ठीक है, इससे कहा तो जा सकता है कि इस किस्म के वाक़यात जो है जो मुलव्विस हों उनको सख्त तरीन सज़ाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ाएँ मिलने से पहले ये बात होना चाहिए कि ये वाक़यात हुआ क्या है, और फिर उन लोगों को एक तहक़ीक़ात के ज़रिए ही जो है मंज़र आम पे लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने सज़ाएँ तो दे दी मिलिट्री कोर्ट से, लेकिन अब तक पाकिस्तान में लोगों को पता ही चला है कि उनके और क्या-क्या जुर्म थे। तो मेरा ख्याल ये है कि तमाम चीज़ों में सफाई आना ज़रूरी है, क्योंकि एक बुनियाद बना दिया गया है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से एक बुनियाद बनाई गई कि उसके बगैर जो है हम PTI से बात नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर उसको हल कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो उसके लिए एक होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक ऐसी फ़िज़ा बनाई जाती है जहाँ पे बैठ के बातचीत हो सके और फिर दोनों की तरफ से कोई कम से कम एक संजीदगी होनी चाहिए कि वाकई चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। दुरुस्त। अच्छा, तो सर फिर इसका मतलब क्या समझा जाए कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाएगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये डेडलॉक ही बनेगा और मुज़ाकरात फिर आप कल मुअत्तल होते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, या हो सकता है हुकूमत ये कह दे कि चलिए कमीशन के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है?
मुझे लगता नहीं है, जो बयानात आ रहे हैं अब तक, मुझे नहीं लगता है कि कोई कमीशन बनाने के लिए हुकूमत तैयार होगी। और फिर अगर फर्ज ये कोई कह भी देता है कि अच्छा इसको कमीशन बना लें, फिर उसके बाद ये आएगा कि कमीशन का जो है वो क्या कंपोजिशन क्या होगी, कौन लोग होंगे, कौन से जजेस होंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि इतना आसान नहीं होगा। मुझे तो ये बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। सही, ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, एक तरफ हुकूमत ये काम कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ों में कानून साजी भी कर रही है जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में नहीं ले रही है। ये जो पीका एक्ट बनाया गया है, इसमें अमेंडमेंट हुई है, इसमें बड़ी तनकीद हो रही है। आपको याद होगा ये इससे पहले भी नून लीग के दौर में मंजूर किया गया था। अब इसमें जो अमेंडमेंट की गई है उसमें डिजिटल एस्पेक्ट्स को भी शामिल कर लिया गया है। तो आपके ख्याल में इसमें वैसे तो सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है, लेकिन पहले ये बताएं कि क्या इसमें बाकी तंजीमों को, क्या स्टेक होल्डर्स को पहले एतमाद में नहीं लिया गया, अपने तौर पर बस हुकूमत ने ग्राउंड वर्क करके ये बिल पास कर दिया? देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत का मकसद क्या है इसको पास करने में? कहा जाता है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, सोशल मीडिया के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर जो आप उसको उसमें उसकी डिटेल में जाएं तो बिल्कुल साफ लगता है कि ये इसके ज़रिए हुकूमत अपना एक ऐसा कानून बनाया है जिससे वो किसी शख्स को भी किसी भी एक इल्ज़ाम में कि वो तनकीद कर रहा था किसी इदारे पे, किसी हुकूमत के एक फर्द पे या पार्लियामेंट पे, तो उसको सज़ा मिल सकती है और काफ़ी सख्त सज़ा है, उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। इसका वही है कि इसमें जो अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी पे इल्ज़ाम है तो उसकी जो है वो जज भी वही है, ज्यूरी भी वही है, और फिर आप जब फैसला हो जाएगा तो आप उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, इस किस्म की जो क़वानीन है वो सिर्फ एक अथॉरिटेरियन रिजीम में ही बनती है। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, बहुत से लोगों को एतराज़ हो सकता है, मुझे हो सकता है कि सोशल मीडिया में बात चीज़ें जो फेक न्यूज़ चल रही होती हैं वो सब के लिए नुकसानदा होती हैं, लेकिन तरीक़ेकार ये नहीं है। असल मकसद हुकूमत का फेक न्यूज़ को नहीं है, बल्कि आज़ादी राय को ख़त्म करना उनका मकसद है। और अगर ये चीज़ें अगर इसको अप्लाई हो जाता है तो आप किसी पे भी इल्ज़ाम, किसी भी सहाफ़ी पे इल्ज़ाम लगा दें जो कि हुकूमत उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं या नाराज़ है, उनके जो भी सोच है उसके ऊपर, तो फिर देखें एक ऐसी फ़िज़ा बनेगी जहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं डिक्टेटोरियल जो है एक मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शायद ये नहीं अंदाज़ा है कि इस किस्म के कवानीन जब बनाती है तो ये भूल जाते हैं कि वो हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, और फिर इस किस्म के काले कवानीन जो है फिर उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान में इससे पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत कोशिशें मिलिट्री हुकूमत के दरमियान के मौके पे भी जो है इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती रही, जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार के ऊपर कदगन लगती गई है। लेकिन इस किस्म के जो काला कानून, इससे ज़्यादा डार्क एक लॉ मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा। अयूब खान के ज़माने में एक प्रेस ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले में भी ये जो हमें आज पेका कानून बने हैं उससे ज़्यादा सख्त है। और मैं समझता हूँ उसके बाद जो है जमहूरियत जो जमहूरी एक प्रोसेस है उसको जितना नुकसान इससे पहुँचेगा, मैं समझता हूँ किसी और उससे नहीं पहुँचेगा। ठीक। अच्छा, लास्टली सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अब हम चलें बाकी फैक्टर्स की तो बात कर रहे हैं, अदलिया के अंदर से भी कुछ अच्छी वाइब्स महसूस नहीं हो रही हैं। अगर आपने ख़ुद भी देखा हो तो पिछले कुछ दिनों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस के हवाले से एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज दिया, फिर उसकी हेयरिंग्स हुई 1-2, फिर उसके बाद जो उसका फ़ैसला जारी हुआ उसमें बज़ाहिर तो लगा कि मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन जो फ़ील आ रही है वो ये है कि ख़ुद जजेस के अंदर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ख़ास पसंदीदगी का एलिमेंट मौजूद नहीं है। जिस तरह तफसीली फ़ैसले में उन्होंने लिखा है कि जो कमेटियाँ हैं उसके जो जजेस हैं वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक ही जगह काम करते हैं, एनवायरनमेंट एक है, एक ही मतलब माहौल में मौजूद हैं, तो इसलिए चलें इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। आपके ख्याल में सर क्या अदलिया में भी रेजिस्टेंस का माहौल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको आने वाले वक्त में? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ जो है ये जो आज हम देख रहे हैं वो उसका बुनियादी वजह जो है 26वीं तरमीम थी। 26वीं तरमीम के नतीजे में हुकूमत ने कोशिश ये की है कि अदलिया की जो पावर्स हैं एक लिहाज से जो एक इंडिपेंडेंस जिसको कह लें, ऑटोनॉमी जो है उसको ख़त्म किया जाए और इस इदारे को एक जैसे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उसको आला अदलिया को भी उसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद जिस तरह से जो है आईनी बेंच बनाया गया, ठीक है, आईनी बेंच बहुत से ममालिक में होते हैं, लेकिन उसका इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है कि उसी में से एक आईनी बेंच बन जाती है। लेकिन जो उसकी कंपोजिशन है या जो कि जुडिशल कमीशन जो बनाया है
वो तो फिर ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत की मर्जी होगी कि किस जज को अपॉइंट किया जाए और किस जज को जो है फिर वो इसमें बेंच पे लाया जाए। देखिए, ये जितनी भी इन्होंने जो तरमीम के ज़रिए जो कोशिश की है कि अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया जाए, उसी का शाखसाना अभी हमें नज़र आ रहा है। ये इख्तिलाफ़ जो है बुनियादी तौर पे उसी की जो है कि कुछ जजेस जो हैं वो समझते हैं कि 26वीं तरमीम के ज़रिए हुकूमत जो अदलिया को नुकसान पहुँचाया उसका तदारुक होना चाहिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो पहले भी उन्होंने कहा था कि एक फुल कोर्ट बुलाया जाए ताकि वहाँ पे तय किया जाए कि ये जो है सही है या गलत है। और मेरा ख्याल ये है कि वहाँ जब फुल कोर्ट को तो बुलाया नहीं गया, और जिसके नतीजे में जो इस किस्म के तनाज़ात जो है पैदा होते जाएंगे और संगीन होते जाएंगे। क्योंकि देखें, जजेस जो है, ठीक है, कुछ ऐसे जजेस भी होंगे जो हुकूमत के साथ ताउन कर रहे होंगे या हुकूमत के कहने पे, या जो ब्लाइंड जजेस किसको कहते हैं हम कह सकते हैं कि वो तो हो सकते हैं, लेकिन जजेस की अक्सरियत ये समझती है कि अगर फर्ज कीजिए कि इसका इतलाक इस तरह से होगा तो फिर उनके जितने भी इख्तियारात हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अदलिया जो है वो उनकी आज़ादी जो है वो तो नाम नहाद रहेगी। मेरे ख्याल उसी का शाखसाना जो हमें नज़र आता है, और ये शिद्दत के साथ बढ़ेगी ये तक़सीम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सराबत के लिए सीनियर सहाफ़ी, हमें अपना भरपूर एनालिसिस दे रहे थे। इस वक्त जो माहौल बनता नज़र आ रहा है मुल्क में, चाहे वो सियासी सतह पर हो, चाहे अदलिया की सतह पर हो या दीगर मामलात में हो, इस वक्त हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए कि मसाइल को फौरी तौर पर ना सिर्फ कि ख़त्म किया जाए बल्कि आगे आने वाले वक्त में ये मसाइल दोबारा से रीमर्ज ना हो। ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने भी बड़े ज़रूरी हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।